हेलो डियर स्टूडेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम में आज हम लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्हेनियस थ्योरी और ब्राउनस्टेड-लाउरी कंसेप्ट तक सीख लिया था। नाउ कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जो कि H+ डोनेट नहीं कर सकते हैं, या कई बेस हैं जो कि OH- डोनेट नहीं कर सकते हैं, बट उनका नेचर एसिडिक या बेसिक है। तो उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर लेविस साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कंसेप्ट डेवलप किया, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो जो एसिड और बेस जो प्रीवियस टू थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं, उन्हें फिर हम लेविस कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट है। यहाँ पे प्रोटॉन डोनर या OH- डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ चेंज कर दिया गया और लेविस ने सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे डिफाइन किया। इनके अकॉर्डिंग जो एसिड हैं वो लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। कोई भी स्पीसीज जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है वो लेविस एसिड होगी, और लेविस बेस क्या होगा, जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज आर कॉल्ड लेविस एसिड एंड लोन पेयर डोनर स्पीसीज आर कॉल्ड लेविस बेस। सिंपल फ्लैट, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप देखिए कि जो लोन पेयर डोनेट किसको, एसिड को डोनेट करना है। अगर ये लोन पेयर जो है H+ को डोनेट किया जा रहा है तो लेविस बेस है। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए पहले एसिड्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर बेस के एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ लेविस एसिड, ठीक है। लेविस एसिड्स के एग्जांपल्स देखिए। केस वन लेविस एसिड कौन होंगे, लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो कौन होंगे, आइदर पॉजिटिव चार्ज हो, कैटायंस हो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। दूसरा जो है अगर ठीक है चार्ज नहीं है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है, जनरली सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लेविस बेस, वो भी लेविस एसिड हो जाएंगे। तो केस 1 में कैटायंस पॉजिटिव आयंस, ये क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं, जैसे H+, Na+, Mg2+। ये जो स्पीसीज हैं ये आपकी लेविस एसिड की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा कॉपर+2, फाइन, जिंक+2, कोई भी कैटायन आप ले लीजिए, वो लेविस एसिड की कैटेगरी में आएंगे। तो लेविस एसिड विल बी आइदर कैटायन और जो है सेंट्रल एटम के पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, फेरस है, फेरिक है, एक्सेट्रा, कोई भी कैटायन ले लीजिए, ठीक है। एल्यूमिनियम आयन वगैरह सब, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, दीज ऑल आर लेविस एसिड, ठीक। और भी लिख सकते हैं, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, लेड, टिन, ठीक, एक्सेट्रा। एनी पॉजिटिव आयन बिहेव एज लेविस एसिड। सेकेंड लिखिए, नंबर 2, species having case 2, species with central atom having vacant orbital to accept lone pair, okay। species having central atom या species with central atom having vacant orbital to accept lone pair, ये लेविस एसिड होंगे। जैसे आपका BeX2 है, BeX2 में X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। BeX3 यहाँ पे भी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में हम सीख चुके हैं, है ना, इनके बारे में। तो ये है। इसके अलावा आपका बोरिक एसिड BOH होल थ्राइस, है ना। इसके अलावा एनहाइड्रस, एल्यूमिनियम हैलाइड, यहाँ पे X जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इस तरीके से जिसके पास भी सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो सब लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं आप लोग, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस, है ना, AlOH होल थ्राइस। इसके अलावा सिलिकॉन जो है, कार्बन के पास तो नहीं, लेकिन सिलिकॉन टेट्राहेलाइड्स में भी सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। X जो है हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। इसके अलावा फॉस्फोरस के हैलाइड्स PX5, यहाँ भी फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है।
ये जो है आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब लेविस एसिड होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा IF3, IF5 सब IF3, IF5 एक्सेट्रा, these all are Lewis acid, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट केस 3, एक और केस है कि अगर सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम लेकिन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, ठीक है। देखिए केस 3, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन two elements having different electronegativity, for example CO2, SO2 etc. इसमें CO2 में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये कैसे लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड हो, ये इस पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर आपने कोई भी लेविस बेस लिया, मान लो कि आपने OH माइनस ले लिया, तो नेगेटिव स्पीसीज लेविस बेस हो जाएगा, है? ये यहाँ पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा और पाई बॉन्ड उन दो एटम्स के बीच में जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो बहुत आसानी से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा और क्या बन गया देखो, C डबल बॉन्ड O, OH अटैच हो गया और O पे माइनस, आया समझ। तो ये लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच की रिएक्शन होगी। तो कोई भी स्पीसीज जिसमें जो दो एटम्स आपस में कंबाइंड है, मल्टीपल बॉन्ड से कंबाइंड है, मतलब पाई बॉन्ड है और दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो जो स्पीसीज है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो केसेस हो गए कि लेविस एसिड्स क्या होते हैं और कौन कौन से स्पीसीज लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, जब वो लेविस एसिड की स्ट्रेंथ पे क्वेरी करने लगता है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि लेविस एसिड स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड हो जाएगा। एक नोट पॉइंट लिखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेविस एसिड कैरेक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन the number of vacant orbitals available to accept electron pair. However, it depend upon positive charge density on central atom. Always remember, Lewis acid strength जो है, Lewis acid strength या character is directly proportional to positive charge density. Positive charge density समझते हैं, charge by radius ratio, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं उस पे लेविस एसिड का कोई लेना देना नहीं, पता पड़ा 4 वैकेंट ऑर्बिटल है तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि कितने ऑर्बिटल हैं, रादर ये डिपेंड करता है कि जो भी ऑर्बिटल है वो तो ठीक है, हमें एक ऑर्बिटल एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा आपका कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कितनी है। जैसे अगर हम मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेरिलियम B2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, ठीक है ना, सॉरी लिथियम Li+, Na+ एंड K+, ये आपको दे दिए जाए आयंस और पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड कौन सा है, तो ऑलवेज रिमेंबर पहले आपको चार्ज देखना है, जब चार्ज सेम हो जाए तब रेडियस देखना है। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय रेडियस, चार्ज बाय एरिया, है ना, तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि इन दोनों का चार्ज सेम है, तो चार्ज सेम है तो रेडियस देखेंगे, चार्ज बाय रेडियस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फाइन। तो चार्ज अगर सेम हो गया तो रेडियस देखो, आपको मालूम है मैग्नीशियम बड़ा है बेरिलियम से, मतलब बेरिलियम का लेविस एसिड कैरेक्टर मैग्नीशियम से ज्यादा होगा। अब आ जाइए इनमें पहले चार्ज, रेडियस का कंसेप्ट तब आएगा जब चार्ज टैली कर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज ही अलग है तो मैग्नीशियम का लिथियम से ज्यादा होगा। अब देखो इन तीनों में आप देख रहे हो ध्यान से कि चार्ज सेम है, तीनों में +1 चार्ज है। अब रेडियस देख लो, लिथियम छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दिस वुड बी द ऑर्डर। फटाफट नोट करो बेटा। इसके बाद जैसे मान लो
सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, PCl5 है ना, SiCl4, ठीक है, BCl3 एंड AlCl3। इन चारों को अगर कहा जाए कि लेविस एसिड स्ट्रेंथ पकड़िए, तो देखो इसमें 5 क्लोरीन लगे हैं, मतलब डेल्टा चार्ज जो है 5 क्लोरीन की वजह से डेवलप होगा, तो 5 डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। एक क्लोरीन से 1 डेल्टा, मतलब एक क्लोरीन ने खींचा, उसकी वजह से चार्ज, फिर दूसरा, तीसरा, 4, 5। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, फास्फोरस का यहाँ +5 है, यहाँ सिलिकॉन का +4 है, यहाँ बोरॉन का +3 है, और यहाँ एल्यूमिनियम का भी +3 है। तो सबसे पहले तो आप आंख बंद करके ये कर देंगे। अब इन दोनों का देखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव, ये लिखा ना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कितने, मैं तो ऑर्बिटल देख भी नहीं रहा हूँ किसके पास कितने हैं, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो अब इन दोनों में देखो, अब अगर प्लस चार्ज सेम है बेटा, तो बताइए अगर प्लस चार्ज सेम है तो रेडियस देखेंगे, बोरॉन छोटा है, तो ये लीजिए बोरॉन का, यानी बोरॉन ट्राइक्लोराइड की लेविस एसिड स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए CCl4, उसके बाद आप मान लीजिए BCl3, ठीक है, AlCl3, SiCl4 एक्सेट्रा। इन चारों का अगर हमें लेविस एसिड स्ट्रेंथ देखना हो तो क्या ऑर्डर आएगा, जरा अरेंज करके देखो। सबसे पहले ध्यान रखो, चलो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। यहाँ +4, +3, +3 एंड +4, टाई हो गया इन दोनों में। तो बोलो सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा होगा? अब यहाँ टाई हुआ तो इसका ज्यादा होना चाहिए, कार्बन पे +4 चार्ज है, साइज छोटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कभी भी लेविस एसिड की तरह बिहेव ही नहीं कर सकता। क्यों? प्लस चार्ज होने से थोड़ी ना होगा, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी तो चाहिए। कार्बन की तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p3, 4 ही ऑर्बिटल है और चारों ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है। सेकंड शेल में डी सब शेल होती नहीं है, तो जब डी सब शेल नहीं होती बेटा, आप देखा आपने, ऐसे गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो ये तो लेविस एसिड है ही नहीं, दिस विल नॉट एक्ट एज लेविस एसिड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल एट कार्बन। तो अब इसका नंबर आ जाएगा SiCl4, उसके बाद अरे यार इसको अरेंज करना पड़ेगा, इन दोनों में टाई हुआ तो BCl3। एक काम करते हैं, इनको ऐसे लिख देते हैं A, B, C और D। तो CCl4 तो गया काम से, तो सबसे ज्यादा D आएगा, उसके बाद आपका B आएगा, क्योंकि बोरॉन और एल्यूमिनियम में बोरॉन छोटा है, वेकेंट ऑर्बिटल भी है। कैसे पता किया? देखो बोरॉन होता है 2s2 और 2p1, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर 3 क्लोरीन अटैच हो गए, यहाँ आके 3 क्लोरीन अटैच हो गए, ये खाली है ना। जब तक वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तब तक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो D, B, C और सबसे वीक, या ये कह सकते हो कि जो कि लेविस एसिड है ही नहीं, वो कौन है? ए, ठीक है। इस तरीके से आप लेविस एसिड स्ट्रेंथ देख सकते हैं। क्लियर? अब हेडिंग लिखिए लेविस बेस, पुट द हेडिंग लेविस बेस। तो आप डेफिनेशन देख ही लिया कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ लेविस बेस, एग्जांपल्स ऑफ लेविस बेस। नंबर 1, फर्स्ट लिखिए एनायंस। जो एनायंस हैं नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो लेविस बेस हो जाएंगे। तो एनायंस फर्स्ट केस 1 में एनायंस में जैसे हेलाइड आयन में कौन कौन से आएंगे? फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब लेविस बेस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा OH माइनस है ना, Cn माइनस, SCN माइनस, ठीक है ना, SH माइनस, NH2 माइनस, PH2 माइनस एक्सेट्रा। जो भी नेगेटिव आयन होंगे वो कैसा बिहेव करेंगे बताइए? जो भी नेगेटिव आयन होंगे वो सब के सब लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। हाइड्राइड भी आ जाएगा इसमें, H माइनस, ठीक है ना, हाइड्राइड आयन भी लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल देखो, केस 2, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, है ना, तो उसमें नाइट्रोजन फैमिली क्या, NH3 हाइड्राइड्स आ जाएंगे, PH3 नाइट्रोजन, वाटर ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड्स आएंगे, H2O, H2S, लोन पेयर तो यही होगा ना। अमाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस,
ये सब जिनके भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होगा वो सब कैसा बिहेव करेंगे, लेविस बेस की तरह। तो इसके अलावा ईथर आप जानते हो, ROR, फ्यूरेन आपने पढ़ा है, फ्यूरेन, थायोफीन, ये सारे के सारे क्या होंगे, लेविस बेस हो जाएंगे। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहते हैं इसको, TH, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। पिरिडीन, पिरिडीन के बारे में पढ़ा हुआ है आपने, तो पायरिडीन, ये सब होंगे लेविस। जैसे ये तो पिरिडीन नहीं है, बट हाँ ये भी लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके लेविस बेस के। अब नोट पॉइंट लिखिए जरा, नोट पॉइंट लिखिए। लेविस बेस कैरेक्टर नेवर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। लेविस बेस कैरेक्टर नेवर डिपेंड अपॉन, लेविस बेस कैरेक्टर नेवर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे एसिड बेस कैरेक्टर मैंने बताया कभी डिपेंड नहीं करता कि कितने ऑर्बिटल हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कितनी है। ऐसे ही ये नहीं कह सकते कि और इस पे 2 लोन पेयर हैं तो वो इससे स्ट्रॉन्ग ही हो जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो लेविस बेस कैरेक्टर नेवर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, इट डिपेंड अपॉन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, इट डिपेंड अपॉन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। तो लेविस बेस कैरेक्टर जो होगा, लेविस बेस कैरेक्टर या स्ट्रेंथ, लेविस बेस स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या सेंट्रल एटम की बजाय डोनर एटम भी लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन डोनर एटम, डोनर एटम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन डोनर एटम। उल्टा भी कह सकते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो 1 अपॉन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन डोनर एटम, ठीक है। ये लेविस बेस स्ट्रेंथ इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फाइन। चलिए कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स देखते हैं, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टबीन एंड बिस्मथीन, BiH3। सबको पता है इसमें लेविस बेस कैरेक्टर कैसे निकाला जाएगा। देखो आप सबको मालूम है ड्रैगोज रूल। तो नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वो किस में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, डायरेक्शनल ऑर्बिटल में, sp3 में। और जितना नीचे जाओगे जो हाइब्रिड कैरेक्टर है ऑर्बिटल का कम होता जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्योर s ऑर्बिटल में आने लगते हैं, स्फेरिकल होने लगता है ऑर्बिटल, और चार्ज डेंसिटी जो है वो डायरेक्शनल होने की बजाय स्फेरिकल मतलब नॉन डायरेक्शनल होने लगती है, तो डोनेशन एबिलिटी ड्रॉप होती है। एक तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, सभी एटम्स पे एक एक ही लोन पेयर है, बराबर। तो नाइट्रोजन सबसे छोटा है, तो छोटे स्फीयर पे सेम चार्ज दिया जाए और बड़े स्फीयर पे भी उतना ही चार्ज दिया जाए, तो आपको मालूम है चार्ज डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा है, तो लेविस बेस कैरेक्टर क्या आएगा, ये हो जाएगा, है ना। छोटे स्फीयर पे ज्यादा चार्ज है तो डाउन द ग्रुप जो है लेविस बेस स्ट्रेंथ जो है हाइड्राइड्स में ड्रॉप होता है। सेम आपका वाटर का केस होगा, ये मतलब ऑक्सीजन फैमिली में भी ऐसे ही आएगा, H2O, H2S, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एक्सेट्रा, H2PE, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे भी यही ऑर्डर काम करेगा। तो जितना छोटा एटम होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि लोन पेयर तो सेम है, क्यों भाई, लोन पेयर तो आपके सेम है, तो चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, लेविस बेस कैरेक्टर होगा। ऐसे HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI। तीनों ही चारों हाइड्रोजन पे 3-3 लोन पेयर है, तो फ्लोरीन सबसे छोटा है। अगर फ्लोरीन सबसे छोटा है तो इसका सीधा मतलब क्या हो जाएगा कि उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। और देखिए एक बार, ये जो लोन पेयर है ना, और इस लोन पेयर, इन लोन पेयर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है वो आपको मालूम है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना। और भी कारण है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर है।
इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है नाइट्रोजन के पास, और भी एक्सप्लेनेशन आ सकता है। फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अपने लोन पेयर को वहां भी भेज सकता है। तो ये जो लोन पेयर होते हैं इनको लोकलाइज्ड लोन पेयर LLP बोलते हैं। ये सब डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये भी DLP है, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, मतलब अपने ही पास जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनमें डीलोकलाइज कर देता है लोन पेयर को। इस वजह से ये और वीक हो गए। तो 3 तरीके से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, चार्ज डेंसिटी से, ड्रैगोज रूल से, और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंसी शेल, जिसमें कि लोन पेयर को घूमने के लिए भेजा जा सकता है, तो फिर वीक हो जाएगा। अच्छा, और देखो इन तीनों में ये ऑर्डर होगा, यहाँ पे 3 लोन पेयर। क्यों? आपको मालूम है लोन पेयर देना किसके लिए आसान होगा? नाइट्रोजन के लिए। कारण बताओ। कारण ये है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एबिलिटी ज्यादा होगी उसमें, या तो जित ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, फ्लोरीन की और ज्यादा होगी। ऐसे ही ये ऑर्डर काम करेगा। देखो कितना आसानी से आप लोग समझ पा रहे हो। देखो, तो डाउन द ग्रुप लेविस बेस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ डाउन द ग्रुप इसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और अक्रॉस द पीरियड जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो भी देखो अमोनिया से HF तक डिक्रीज हो रहा है। नोट कीजिए प्लीज, ठीक। इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर अमोनिया Ni3, अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, अमोनिया Ni3 NBr3 एंड NCl3, है ना। अमोनिया Ni3 NBr3 NCl3, NF3 भी लिख लो, NF3 भी लिख लीजिए जरा, यहाँ पे NF3 भी लिख लीजिए, फाइन। तो यहाँ पे अगर आप अमोनिया Ni3 NBr3 NCl3 इनका लेविस बेस कैरेक्टर में अरेंज करके देखिए तो क्या आएगा। देखो सब में ही सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन है, सब पे ही लोन पेयर। अब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लॉजिक खत्म। अब हम देखेंगे चार्ज डेंसिटी। क्यों भाई? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्लोरीन, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने लगा रखे हैं, तो ये जो तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ड्रैग करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। बोलिए, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से कम है, तो हाइड्रोजन से छीन लेता है नाइट्रोजन, मतलब इस नाइट्रोजन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो ये देखिए ये ऑर्डर आ जाएगा, नोट कीजिए NH3 Ni3 ये इस ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। NBr3 NCl3 NF3। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन मान लो फॉस्फीन के बारे में पूछा जाए तो, या ये इनमें से किसी के बारे में, तो लोन पेयर है तो लेविस बेस है, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो लेविस एसिड भी है, तो इट कैन बिहेव एज बोथ। लेकिन ये जो स्पीसीज लिखे हुए हैं आपके सामने 4th एग्जांपल में, इसमें से कोई भी दे विल नॉट एक्ट एज लेविस एसिड, क्योंकि आपके जो है सेंट्रल एटम के पास जो है स्पेस नहीं है, तो इट विल नेवर एक्ट एज लेविस एसिड, ठीक। और ऐसे ही आप फॉस्फोरस के केस में भी कर सकते हो कंपैरिजन, PH3 ग्रेटर देन PI3 ग्रेटर देन PBr3 ग्रेटर देन PCl3 ग्रेटर देन PF3, ठीक है। यही ऑर्डर आएगा सेम। तो ये मैंने कुछ आपको लेविस एसिड बेस का स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं ये भी बता दिया। तो अब तक हम लोग ने आयनिक इक्विलिब्रियम में तीनों एसिड बेस कंसेप्ट सीख लिए। ब्रॉन्स्टेड लाउरी, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लाउरी, आर्हीनियस ने क्या कहा था, अगर कंक्लूड करें हम तो आर्हीनियस ने क्या कहा था, H+ डोनर इन एक्वस मीडियम एसिड एंड OH- डोनर इन एक्वस मीडियम बेस। ब्रॉन्स्टेड लाउरी ने क्या कहा था, H+ डोनर एसिड एंड H+ एक्सेप्टर बेस, और लेविस सर ने क्या कहा, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, लोन पेयर डोनर बेस। तो अगर कंक्लूड करें, ठीक है, एसिड और बेस, ये कंक्लूजन है पूरी थ्योरी का, है ना, एंड कंसेप्ट। तो सबसे पहले आर्हीनियस कंसेप्ट, आर्हीनियस सर के अकॉर्डिंग H+ डोनर, और बेस क्या होता है, OH- डोनर। ध्यान रखें यहाँ वाटर मीडियम कंपल्सरी है। आर्हीनियस कंसेप्ट हो गया। सेकंड, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट,
इसमें सेम H प्लस डोनर, मतलब ध्यान से देखो आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड लाउरी सर का एसिड सेम है, लेकिन बस यहाँ पे चेंज हुआ H प्लस एक्सेप्टर, ठीक है। और थर्ड लेविस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट ने क्या, लोन पेयर एक्सेप्टर और यहाँ पे लोन पेयर डोनर। बात समझ में आ गई आप लोग। अब एक चीज ध्यान देना, ये सेम है और मैं आपको बताऊं ये सेम है। जो लोन पेयर डोनर है वो H प्लस भी एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब आर्हीनियस और ब्राउनस्टेड लाउरी का एसिड सेम है और ब्राउनस्टेड लाउरी और लेविस का बेस सेम है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। कैसे, देखिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो अमोनिया है, उसके पास लोन पेयर है, इसमें अगर हम H प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl डाल दें, H प्लस आया तो ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है और H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या बना रहा है, NH4 पॉजिटिव बना रहा है कि नहीं बोलो। तो ये क्या क्या कर रहा है, अमोनिया लोन पेयर डोनर है, मतलब लेविस बेस है, एंड H प्लस का क्या कर रहा है, एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर, ठीक है। H प्लस एक्सेप्टर क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस। तो लोन पेयर डोनर लेविस बेस एंड H प्लस एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड लाउरी फाइन का एसिड सेम है और लेविस और ब्रॉन्स्टेड लाउरी का बेस सेम है। तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी का तो कॉमन हो गया कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब सिंस हमारे एसिड बेस का जब हम पीएच कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट होगा वाटर। तो फिर हमें वाटर की प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। वाटर की प्रॉपर्टीज हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पुट द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। वाटर अगर आप एसिड बेस कंसेप्ट पे जाएं, ठीक है, एसिड बेस कंसेप्ट पे जाएं तो वाटर का नेचर कैसा होता है बताइए। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में नंबर 1 नेचर, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आर्हीनियस, देखो वाटर आपको मालूम है वाटर आयनाइज होके बहुत पुअर डिसोसिएट होता है, लेकिन ये डिसोसिएट होके H प्लस और OH माइनस बनाता है, ठीक है। तो H प्लस भी दे रहा है और OH माइनस भी दे रहा है। आर्हीनियस ने क्या कहा था, आर्हीनियस ने क्या कहा था, H प्लस डोनर एसिड और OH माइनस डोनर बेस, तो ये तो दोनों कर रहा है, मतलब ये आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड भी है और बेस भी है, मतलब एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो नेचर में आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, act as both acid and base, therefore amphoteric, amphoteric। चलिए आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग नेचर देख लिया। ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये देखो ब्रॉन्स्टेड मैंने आपको बताया था सेल्फ आयोनाइजेशन एबिलिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पे भी एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन या आयोनाइजिंग एबिलिटी, ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजिंग एबिलिटी। आपको ने बताया था वाटर जो है H2 2 यूनिट्स, एक H प्लस डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट कर, मैंने बताया था आपको। तो एक H3O प्लस बन गया और एक OH माइनस। H2 से H3O प्लस में कैसे गया, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया बताइए, ब्रॉन्स्टेड लाउरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है, और ये इसमें कैसे बदलेगा, जब H प्लस डोनेट करेगा तो ये एसिड हो गया, समझ गए। तो ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन एबिलिटी ऑफ वाटर इट एक्ट एज both acid and base, and therefore as per Bronsted-Lowry concept also water is amphoteric। लेकिन थर्ड कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एज पर लेविस कंसेप्ट
वाटर इज बेस, क्योंकि वाटर लोन पेयर दे तो सकता है, ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? जगह ही नहीं है, ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो वाटर इज लेविस बेस, क्योंकि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर डोनेट कर देगा, बट नॉट लेविस एसिड। तो आप देख लो, दो थ्योरी कह रही है एम्फोटेरिक, और लेविस कंसेप्ट कह रहा है कि ये बेस होता है। ठीक है, तो ये नेचर देख लिया हम लोगों ने कि वाटर का नेचर कैसा है। तो वैसे जनरली हम लोग अगर थ्योरी को मार्क करके ना पूछा जाए तो आप वाटर को एम्फोटेरिक ही बोलेंगे। ठीक, चलिए सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में सेकंड पॉइंट, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन और मोलैरिटी ऑफ वाटर, ये तो आप सभी बच्चों को पता है। हाउ वी डिफाइन मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी ऑफ वाटर कैसे डिफाइन होगा? मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर इक्वल टू 1 kg वाटर। क्यों भाई? क्योंकि आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बेटा? 1 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सीसी। इसका सीधा मतलब हो गया कि मोलैरिटी जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर या 1 kg, इसलिए मोलैरिटी और मोलैरिटी ऑफ वाटर सेम होता है। तो मोलैरिटी ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर इन 1 kg, मतलब मोल्स कैसे निकलेगा? 1 kg में वेट कितना हो गया? 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18। तो आप सबको पता है 55.55 मोलर। तो वाटर की मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों सेम होती है, ये आपको पता है, पहले से मालूम है ये बातें कि द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ वाटर इज सेम। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी ऑफ वाटर इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 अपॉन 18 to 55.55। ठीक है, अगर मोलैरिटी पूछे तो लिख देना मोल पर लीटर, और मोलैलिटी पूछे तो लिख देना मोल पर केजी। सिंपल हो गया। चलो, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हम सबको पता है कि वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत वीक है। आपको मालूम है वाटर का pH 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 होता है। कैसे आया मैं अभी आपको बताऊंगा। वाटर आयोनाइज होकर बनाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जब लिखोगे तो Ka, इसको हम Ka भी बोल सकते हैं। वाटर एम्फोटेरिक है, HN और OH दोनों दे रहा है, तो K ऑफ वाटर भी कह सकते हो, या Kb भी बोल सकते हो क्योंकि OH भी दे रहा है, या Ki भी बोल सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या Kd भी बोल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे K, Kb, Kd, Ki सब सेम होगा। एसिड कांस्टेंट ऑफ वाटर क्योंकि H प्लस दिया, बेस कांस्टेंट ऑफ वाटर क्योंकि OH माइनस दिया, डिसोसिएशन हो रहा है आयोनाइजेशन। तो हम इस मेनली मान लो Ki लेके चल रहे हैं। तो कैसे लिखा जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ HN इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH अपॉन, या Kd भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल अप टू यू, Kd Ki। मोर प्रिसाइसली इट शुड बी Kd, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब जनरल टर्म है ये। वैसे डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में एक बेसिक डिफरेंस होता है, बट फॉर कन्वीनियंस हम Ki Kd लेके चल देते हैं, बट डिफरेंस है उस टर्म में, मैं अभी आपको बता दूंगा। तो Ki या Kd वॉट एवर यू विश, इसमें से चारों में से कुछ भी लिख लीजिए, आपके ऊपर है, अपॉन H2। ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ओके, एब्सोल्यूट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब सिंस ये डिसोसिएशन बहुत पुअर हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये मोलैरिटी ऑफ वाटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं Ki इनटू मोलैरिटी ऑफ वाटर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HN इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है आपको कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू मोलैरिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ वाटर। ये क्या है? आयंस ऑफ वाटर का प्रोडक्ट है ना, इसी को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसको हम लिखते हैं Kw। क्या लिखते हैं? Therefore Kw equal to concentration of H ion
इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH है, ये है बेटा KW। तो KW आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, देयरफॉर KW क्या दिख रहा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट इनटू मोलैरिटी ऑफ वाटर, मोलैरिटी। अभी इस पे मैं फिर से आऊंगा, फिर से इस पे बातें करूंगा आपसे। तो KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब आपको एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, है ना, ये आता है 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। वाटर में H आयन मोल पर लीटर, H आयन और OH आयन का जो कंसंट्रेशन है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से निकाला जा सकता है कि H आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, समझ रहे हैं, H आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये आसानी से वैल्यूट किया जा सकता है। तो 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर होता है, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो KW क्या आएगा, 10 टू द पावर -7, देखो कितना पुअर डिसोसिएट हो रहा है कि केवल 10 टू द पावर -7 आ रहा है, हाँ? इसका मीनिंग अभी समझाऊंगा मैं। 10 पावर -7 इंटू 10 पावर -7, ये आ गया KW 10 पावर -14 मोलैरिटी स्क्वायर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है बेटा, 10 टू द पावर -14 मोलैरिटी स्क्वायर। मोलैरिटी स्क्वायर मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी क्या हुआ, मोलैरिटी स्क्वायर। समझ में आ गई बात, सबको क्लियर हो गया। ये है आपका KW। KW इज 10 टू द पावर -14 मोलैरिटी स्क्वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू है ना, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो KW जो है यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट, KW that is ionic product of water is an equilibrium constant. KW that is ionic product of water is an equilibrium constant and its value does not depend upon the nature of substance added to water. पानी में आप कुछ भी मिला दीजिए KW चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू केवल टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है, जानते हो कि नहीं। The value of equilibrium constant depend upon the temperature, not कि क्या मिलाया गया, ठीक है। तो ionic product of water is an equilibrium constant and its value does not change by adding anything to the water, कुछ भी मिला दो आप, है ना। It only depend upon temperature, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब आपको मालूम है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये रिएक्शन देखिए, H2O H++ OH आयन, ये रिएक्शन 100% जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी ये पॉजिटिव होगी। क्यों बताओ, क्यों पॉजिटिव? क्योंकि डिसोसिएशन कर रहे हो, एक कंपाउंड को तोड़ रहे हो, तो हीट तो देनी पड़ेगी सिस्टम को, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फाइन। अगर ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा वाटर ब्रेक होगा, ज्यादा वाटर ब्रेक होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन बोथ क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। बोलिए, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ज्यादा H आयन OH आयन बनेंगे। KW क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। अगर ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो इनका प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही ना भाई। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW that is ionic product of water increases, है ना। Therefore on increasing temperature KW of water क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे 63 डिग्री सेल्सियस पे, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूँ, 63 डिग्री सेल्सियस पे KW 10 टू द पावर -13 हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल एट, मान लो आप अगर 25, तो पता ही आपको 25 डिग्री सेल्सियस KW कितना है, 10 टू द पावर -14, और एट 63 अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो KW की वैल्यू 10 टू द पावर -13 हो जाती है। तो ये पता चल रहा है आपको
कि टेम्परेचर बढ़ाने से Kw की वैल्यू बढ़ती है। टेम्परेचर 25 के नीचे ले जाओगे तो कम होने लगेगी। 10 डिग्री सेल्सियस पे Kw अप्रोक्सीमेटली 0.3 इंटू 10 टू द पावर -14 होता है। यहाँ 1 इंटू 10 पावर -14 है, 10 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली 0.3 इंटू 10 पावर -14 होता है। समझ गए? तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करते जाओगे और आगे जाओगे Kw की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखें Kw इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वाटर में एसिड बेस कुछ भी मिलाते रहिए, है ना, सॉल्ट कुछ भी मिला दीजिए, उसका Kw चेंज नहीं होता है। Kw विल चेंज ओनली बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने वाटर की। फोर्थ देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, दैट इज अल्फा ऑफ वाटर। वाटर का डिसोसिएशन कैसे होता है ये हमें सीखना है। देखो बच्चों ध्यान से, मतलब कितना परसेंट होता है। H2O आयनाइज होकर क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो मान लीजिए T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन C 55.55, ये नील। ठीक, T इक्वल टू, जब इक्विलिब्रियम आ गया, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, इसको कैसे लिखते हैं, C 1 माइनस अल्फा। आप सबको पता है C 1 माइनस अल्फा और C अल्फा। ठीक है, अब Kw क्या होता है, Kw आपको मालूम है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है ना, आपको मालूम है कि इसका Ki ये होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और ये इसमें इनटू कर दोगे अगर, Ki मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर will give you ionic product of water, isn't it? It will give you ionic product of water. ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो ये Ki इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O को ही Kw बोलते हैं। तो H आयन कितना है, C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, Kw इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या आ जाएगा, रूट ओवर Kw बाय C आएगा कि नहीं, चेक कर लीजिएगा, रूट ओवर Kw बाय C अल्फा आ जाएगा। अब चलिए हम जरा अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे तो रूट ओवर 10 टू द पावर -14 पाई, C कितना होता है, 1000 बाय 18, इज इट राइट, 1000 बाय 18। C मतलब मोलैरिटी, 1 kg या 1 लीटर में कितना मोल्स है वाटर का। तो इसको सॉल्व करो जरा, ये आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -7 बाय 10 टू द पावर 3, मतलब आया 18 इंटू 10 टू द पावर -10 या 1.8 इंटू 10 आएगा, सॉरी 10 टू द पावर -9। चेक करो जरा, 1.8 इंटू 10 पावर -9 आ जाएगा। इसका मीनिंग जानते हैं आप लोग, इसका मीनिंग समझाता हूँ जरा मैं आपको, तब आपको पता चलेगा कि वाटर कितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, आई मीन कितना ज्यादा डिसोसिएट होता है। ठीक, देखिएगा आपको अल्फा की वैल्यू आई 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 बाय 10 टू द पावर 9, इसको अप्रोक्सीमेटली 2 बाय 10 टू द पावर 9। अल्फा का डेफिनेशन बताइए, अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। इनिशियल आपने जब 10 टू द पावर 9 मोल्स लिए वाटर के, तो उसमें से केवल 2 मोल वाटर डिसोसिएट हो रहा है। अब अंदाजा लग गया कितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है ना। क्लियरली देखिए, क्लियरली आउट ऑफ 10 टू द पावर 9 मोल्स ऑफ वाटर, approximately 2 moles of water is dissociating. 2 moles of water is dissociating, and therefore water is a very weak electrolyte. water कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक,
नोट कर लें बेटा। अब इसमें देखो, अगर हमें परसेंटेज अल्फा निकालना हो, परसेंटेज अल्फा क्या होता है, अल्फा इंटू 100 यानी 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू 100 यानी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7% वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। चलिए ये लिख लीजिए। इसके बाद अब हम लोग वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। फिफ्थ प्रॉपर्टी विल बी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। Ionization constant, that is Ki of water. Ionization constant of water आप सबको मालूम है, H2O ब्रेक होगा, क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो यहाँ से इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा बच्चों, Ki कंसंट्रेशन ऑफ HN इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OHN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। टेम्परेचर जब चेंज होगा तो ही आपका Ki की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। अब आपको मालूम है Ki HN इंटू OHN 10 पावर माइनस 7 इंटू 10 पावर माइनस 7, वी आर टेकिंग 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है, 1000/18, तो आ गया 10 पावर माइनस 14 बाय 1000/18, तो ये आपका आ गया 18 इंटू 10 टू द पावर कितना है बेटा, 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। नोट कीजिए, ठीक है ना, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 16। देख रहे हो कितना पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है। अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियसली अल्फा तो उसमें आपने कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से इनटू किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मैंने आपको बता दिया, जिसको आप नोट कर लीजिए, ओके। के ऑफ वाटर आपने देख ही लिया, के ऑफ वाटर, के बी, के आई, के डी, यही आएगा सब आपका, ठीक है, नोट कीजिए। चलो अब आप देखो जरा, यहाँ पे एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ। पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के। पीके, ए स्टैंड्स फॉर एसिड, व्हेन वाटर इज एक्टिंग एज एसिड, तो वही के आई के होता है। तो कितना आ रहा है, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, इसको सॉल्व करो, 16 माइनस लॉग 1.8 अप्रोक्सीमेटली 15.7, ये इसका के पीके, क्या है, पीके ए या पीके आई, कुछ भी कह सकते हैं आप, पीके आई, पीके डी या पीके ए, एज यू विश। ऐसे पीके बी क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, पीके बी ऑफ वाटर की बात हो रही है, ठीक है ना, मतलब जब बेस की तरफ बिहेव कर रहा है सेम आएगा 15.7, ठीक है बेटा। जो के आई है मैंने बताया ना आपको, यही के है, यही के बी है, यही के डी है और यही के आई है, सब कुछ यही है वाटर का, ओके, नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट अब हम इसमें देखेंगे, एक नोट और लिखिए, pKa ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, pKa ऑफ H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है मालूम है आपको, -1.74। हाइड्रोनियम आयन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, -1.74। ऐसे pKb ऑफ, नोट करके रख लीजिए आप, pKb ऑफ OH माइनस, ये भी होता है -1.74, नोट करें प्लीज, ठीक है। अब आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट में इसमें सिखा दूं जरा। हमने वेंट हॉफ इक्वेशन पढ़ा हुआ है,
वेंट ऑफ इक्वेशन हम जानते हैं, उसको अप्लाई करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे। देखिए नोट लिखें, एज पर वेंट ऑफ इक्वेशन क्या सिखाया गया था बेटा आपको? log K2 by K1 to the base 10 equal to delta H enthalpy of reaction upon delta H upon R T2 minus T1 by T1 T2। अब आपको मालूम है कि जो इक्विलिब्रियम Kw है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सिंस Kw is also an equilibrium constant, तो सेम इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, log Kw2 मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T2 अपॉन Kw1 दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T1 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसमें हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से वो चेंज नहीं हो रहा है, अपॉन R T2 minus T1 upon T1 T। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR है, ठीक है भाई, जो कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि Kw क्या होता है? वाटर का जब आप डिसोसिएशन करते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है कि नहीं? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये प्रोसेस तो आपकी कैसी है? ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है ना, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, डिसोसिएशन। और यहाँ पे ये जो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है Ki, वो आपने निकाल ही लिया, अराउंड 1.8 into 10 पावर माइनस समथिंग आ रहा था, अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। तो नीचे लिख लो वेयर Kw1 एंड Kw2, नोट कीजिए, वेयर Kw1 एंड Kw2 are equilibrium constant, are ionic product of water, Kw1 and Kw2 are ionic product of water at temperature T1 and T2, at temperature T1 and T2, ठीक है, आ गया समझ में? तो Kw मैंने बताया आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है, आप सबको मालूम है Kw के बारे में। Kw एट 10 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली 0.3 into 10 पावर माइनस 14 होता है। Kw एट 25 डिग्री सेल्सियस आपको मैंने बताया 10 to the पावर माइनस 14 होता है। अलग अलग टेम्परेचर पे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ टेम्परेचर एंड Kw 10 डिग्री सेल्सियस पे 0.3 अप्रॉक्स 0.3 into 10 पावर माइनस 14, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है 25 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाता है 1 into 10 पावर माइनस 14, बढ़ गई वैल्यू। 50 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है 5.5 into 10 पावर माइनस 14, और 63 डिग्री सेल्सियस पे ये हो जाता है 1 into 10 पावर माइनस 13। So you can see the variation of Kw with increase in temperature, ठीक है ना। टेम्परेचर हम जितना बढ़ाएंगे Kw की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डिसोसिएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वाटर का डिसोसिएशन होगा उतने ज्यादा H आयन और OH आयन बनेंगे, और जितने ज्यादा H आयन OH आयन बनेंगे आपको मालूम है कि उनका आयनिक प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा। नोट कर लीजिए। तो ये कुछ बातें आपने वाटर के बारे में सीख ली, वाटर की प्रॉपर्टीज देख ली आपने, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पीएच क्या होता है और पीएच की डेफिनेशन क्या है ना। पीएच को हम कैसे स्टेप वाइज कैलकुलेट करेंगे, तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग। अब यहाँ से इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे, ठीक है। पीएच पहले हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं और फिर पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो पीएच एक्चुअली है क्या? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द एसिडिक और अल्कलाइन नेचर ऑफ सॉइल, एक बॉटनी के प्रोफेसर थे मिस्टर सोरेनसन, उन्होंने सॉइल की अल्कलाइन नेचर और एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए
ये पीएच स्केल बनाई थी, बाद में फिर सभी टाइप के एसिड बेस्ड सॉल्यूशंस की स्टडी के लिए इसको यूज किए जाने लगा। तो पीएच में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखे, इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेनसन। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? थर्मोडायनेमिकली इट इज डिफाइंड एज pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस। A स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी, एक्टिव मास, बताया था मैं आपको, एक्टिव मास एक्टिविटी ऑफ H प्लस। समटाइम इट इज ऑल्सो रिटन एज pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि आपको मालूम है वाटर में H प्लस फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइड्रेटेड फॉर्म मैंने बताया था आपको किस फॉर्म में मिलता है ये। तो pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ, क्या है ये, H3O पॉजिटिव। ठीक है, नोट कीजिए। अब एक्टिविटी जनरली जो आप और कैलकुलेशंस में जब यूज करोगे ना, तो pH जो है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो है pH इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। ठीक है, नोट कीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन। अब यहाँ पे ये एक्टिविटी और इस H आयन कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है? हाँ, वैसे आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर साइंटिफिक लेवल पे बात की जाए तो एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन ये होता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ H आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन अपॉन C नॉट। ये उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी नॉर्मल लेवल पे, बट स्टिल आप इसको नोट कर लीजिए। एक्टिविटी ऑफ H आयन इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एक्वस अपॉन C नॉट, वेयर ये जो C नॉट है, C नॉट ये होता है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मोलर। तो ये 1 मोलर हो गया, और ये जो H प्लस ये है एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ H आयन। अब होता क्या है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस activity coefficient of H ion is taken as 1, and that's why, and therefore activity of H ion can be written as concentration of H ion for dilute solutions। इसीलिए जो pH का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन के बराबर। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ऐसा कोई ट्रबल नहीं है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन, बेस 10 पे ही बातें करेंगे हम, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बट ये एक्चुअली साइंटिफिक लेवल पे ये जो pH है वो एक्टिविटी ऑफ H आयन। ठीक, ओके। तो अब बेस 10 है, अगर यहां से आप देख सकते हो थर्ड फॉर्मूला कि इफ pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि H आयन कंसंट्रेशन जो बेस 10 है विल बी 10 टू द पावर माइनस pH, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर H आयन कंसंट्रेशन निकालना हो तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस pH। ऐसे ही POH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। देयरफॉर OH आयन कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा बताओ? 10 टू द पावर माइनस POH। ये सभी फॉर्मूले आपको लगेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और देखिए आपको मालूम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। जरा इस इक्वेशन में दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले लीजिए, आपको एक नया फॉर्मूला डिजाइन हो जाएगा। टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड माइनस लॉग बेस 10 KW। तो नेगेटिव लॉग दोनों साइड लेके और इक्वेशन को रिजॉल्व करें, जरा क्या फॉर्मूला बनता है? ये आ जाएगा नेगेटिव log KW इक्वल टू नेगेटिव log H आयन प्लस नेगेटिव log ऑफ OH आयन। देन नेगेटिव log ऑफ KW क्या होता है? PKW। नेगेटिव log ऑफ H आयन इज PH एंड नेगेटिव log ऑफ OH आयन विल बी POH। तो इक्वेशन विल बी PKW इक्वल टू PH प्लस POH। अब इसके बाद अगर हम इसमें और देखें तो pH क्या फॉर्मूला बन गया? pH प्लस POH इक्वल टू PKW, राइट?
pH plus pOH equal to pKw and pKw will be negative log of Kw. 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू होती है 10 to the power minus 14, तो देखो pKw कितना आ गया 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे pKw की जो वैल्यू है वो क्या है, ये है 14, लेकिन ध्यान रखें 25 पे, तो मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एट 25 डिग्री सेल्सियस pH प्लस pOH है ना इक्वल टू होता है 14। ये भी आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय, ठीक है। pH प्लस pOH विल बी 14 बट एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि Kw की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर टेम्परेचर बदला गया तो फिर Kw बदलेगा और फिर pKw भी बदलेगा अकॉर्डिंगली। जैसे एट 63 डिग्री सेल्सियस आपको मालूम है कि Kw की वैल्यू होती है 10 to the power minus 13, तो pKw क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Kw, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power minus 13 यानी 13, तो फिर pH प्लस pOH कितना आ जाएगा, देयरफॉर एट दिस टेम्परेचर एट 63 डिग्री सेल्सियस pH प्लस pOH इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए सॉल्यूशन का pH और pOH का सम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें Kw की वैल्यू पता हो, ठीक है बेटा। तो आज हमने थोड़े बेसिक फॉर्मूले देखे हैं pH से रिलेटेड। नेक्स्ट मीटिंग में अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और pH के डिफरेंट केसेस देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, फिर मिक्सचर, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का मिक्सचर, सो मेनी केसेस आर देयर। सो इन नेक्स्ट मीटिंग विल कंटिन्यू दैट। टिल देन इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।